हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो किसी भी क्लास से संबंधित नहीं है। इट मीन्स ये सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, विशेषकर 12वीं क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12वीं क्लास में ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन आता है और वो आता है 4 नंबर का। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी अंग्रेजी में जो सेंटेंसेस हैं उसका बेसिक संरचना क्या है, आधारभूत संरचना क्या है, हिंदी से अंग्रेजी वाक्य हम किस तरह से बना सकते हैं, उनकी एक शुरुआत है। और हम आज 0 से शुरू कर रहे हैं, यानी सबसे पहली जो सीढ़ी है वहाँ से हम शुरू करेंगे कि हिंदी वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे बदलें। तो आज का टॉपिक है, और ये फॉर बिगिनर्स यानी जो शुरुआत ही अब करेंगे अंग्रेजी की, यानी कि जिनको आता है थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अब हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी कि जिस तरह खाना बनाने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्जी बनाने के लिए आटा, नमक, दाल और भी जो बहुत सारी चीज़ें एसेंशियल उनकी आवश्यकता पड़ती है, उसी भांति हमें अंग्रेजी सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वोकैब, यानी वोकेबलिटी, यानी शब्दकोश आपके पास होना नितांत आवश्यक है। अगर शब्दकोश नहीं होगा तो हम नहीं बना सकते इन सेंटेंसेस को। हम तरीके बता सकते हैं, शब्दकोश हमें खुद ही तैयार करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो हम देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, सच्ची घटना, मैं एक बार कक्षा में गया, कक्षा 12 में, तो मैंने पूछा कि मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ, इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। जवाब आया, आई एम रीड इन 12th क्लास, जो कि बिल्कुल गलत था। इसमें कुछ सही था, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल गलत थी। इसका सही जवाब होगा आई रीड इन 12th क्लास। तो जब ये मैंने क्लियर किया कि इसमें एम नहीं आएगा, तो फिर दोबारा मैंने पूछा कि मैं कक्षा 12 का मॉनिटर हूँ, अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो जवाब आया आई मॉनिटर ऑफ 12th क्लास। अगेन फिर से गलती कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स के पास वोकैब तो फिर भी मिल जाएगी, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इन शब्दों को हम किस क्रम में जमाएं, या इस शब्दों को सही तरीके से जमाकर हम एक संपूर्ण सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं। तो हम आज यही सीखते हैं। तो आज जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है वो है, किसी भी सेंटेंस को बनाने का सबसे छोटा स्ट्रक्चर कहें या सबसे आसान स्ट्रक्चर कहें, वो है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब क्या है? वर्ब में 2 चीज़ों का समावेश होता है, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कोई कार्य, और इस कार्य का समय बताने वाले शब्द हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, और इन दोनों को मिलाकर कोई सेंटेंस बनता है। जैसे अगर हम कहें रीड, अब रीड का मतलब तो केवल पढ़ना होता है, इसका कोई समय नहीं है। लेकिन अगर हम यूँ कहें कि इज़ रीडिंग, अब इसका कोई समय हो गया है, प्रेजेंट समय हो गया कि पढ़ रहा है, कोई भी लड़का लड़की पढ़ रहा है, तो ये इसका समय हो गया कि ये वर्तमान में काम हो रहा है। तो इस वर्ब का समय बताने के लिए, इसके साथ में सहायता के लिए हम एक वर्ब और जोड़ते हैं, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब कई जगह मेन वर्ब का काम भी करती हैं, लेकिन वो देखेंगे हम आगे। तो ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्रम है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो चीज़ है सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना देखते हैं कि हम हिंदी वाक्य के अंदर कैसे पहचानें कि इसमें सब्जेक्ट में कौन सा शब्द आएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले यही चीज़। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देखते हैं किसे कहेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास 3 परिभाषाएँ हैं। पहली परिभाषा कि किसी भी वाक्य में कोई कार्य करने वाला शब्द, अथवा वाक्य में जिस शब्द की बात की जाए, अर्थात जिस शब्द की अच्छाई, बुराई या गुण अवगुण बताए जाएं, तो वह शब्द हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट। अब अगर जो परिभाषा है वो हमारे काम नहीं करे, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि पर्सन की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या कहलाएगी, सब्जेक्ट। अर्थात यदि सब्जेक्ट मैं होता है, हम होते हैं, या तुम, या वह, या उसने, या
उन्होंने या वे, अगर ये शब्द आपको दिखाई देते हैं किसी भी हिंदी वाक्य के शुरुआत में, तो ये सारे के सारे शब्द हमेशा क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट। या फिर और आसान तरीके से हम देखें तो जो वाक्य की वर्ब होती है, मेन वर्ब, उससे हम प्रश्न करें हु से, अर्थात कौन, किसने या किन्होंने शब्दों से अगर हम प्रश्न करें वर्ब से, वाक्य की जो वर्ब होगी उससे, तो जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब हम कुछ सेंटेंस में उदाहरणों से देखते हैं कि हम इसको कैसे पहचानते हैं। तो हमारी जो 3 परिभाषाएं हैं, अगर हम उसका निष्कर्ष निकालें, एक ही लाइन में देखें, तो जिस किसी के बारे में हम वाक्य में बात करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा। देखते हैं यहाँ पर, वह एक छात्र है। अब ये छात्र वह की विशेषता है, हम बात कर रहे हैं इस व्यक्ति की, इस शब्द की बात कर रहे हैं कि ये एक छात्र है, तो हमारा सब्जेक्ट होगा वह। ये बहुत आसान है, बहुत इनिशियल है। अब देखते हैं आगे, मैं कक्षा में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। तो इसके अंदर बुद्धिमान कौन है, ये किसकी विशेषता है? ये इस शब्द की विशेषता है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट होगा ये वाला शब्द, इट मीन्स आई। अब यहाँ देखते हैं अनिल और सुनील पढ़ रहे हैं। अब ये कंफ्यूज करने वाले हैं कि इसमें सब्जेक्ट सुनील होगा या अनिल, लेकिन अगर हम इसकी जो वर्ब है यानी काम है, इस कार्य से हम प्रश्न करें हु से, इट मीन्स कौन से, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? कौन पढ़ रहे हैं, ये हमारा प्रश्न होगा। जवाब आएगा कौन पढ़ रहे हैं? अनिल और सुनील। तो ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनेगा? सब्जेक्ट। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो इन दोनों के बाद में आएगी। आगे देखते हैं कि अंतिमा, जिसने की लाल साड़ी पहनी है बहुत बुद्धिमान है। अब ये कन्फ्यूज से है कि सब्जेक्ट इसमें अंतिमा होगा, साड़ी होगी या बुद्धिमान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें हु का आंसर कौन देगा? तो पहनना इसमें क्या है? या बहुत बुद्धिमानी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता किसकी है? ये बुद्धिमान कौन है? अंतिमा। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। तो क्या ये चीज़ इसके साथ आएगी या नहीं आएगी, या फिर ये कहाँ पर आएगी? तो वे शब्द जो जिस सब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे, तो वो सारे शब्द उसी के साथ जुड़कर ही आएंगे। ये डायजे में आएंगे, इट मीन्स ये इसी के साथ दहेज में जुड़े हुए हैं, अंतिमा के साथ, जिसने की लाल साड़ी पहनी हुई है। तो ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो होगा हमारा अंतिमा से लेकर लाल साड़ी पहनी हुई है तक, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये बाकी की चीज़ें हो जाएगी जो हम आगे देखते हैं। तो हम केवल सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, तो ये पूरी जो चीज़ है यानी कि क्लॉज जो है ये पूरी सब्जेक्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं, रमेश जो कि मेरा भाई है आज कोटा जा रहा है। तो यहाँ पर वर्ब हुई हमारे पास जाना। कौन जा रहा है? हु से वाक्य से शुरू करेंगे, हम प्रश्न करेंगे कौन जा रहा है? रमेश। अब केवल रमेश हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, इसके साथ जो जुड़े हुए शब्द हैं जो इसकी विशेषता को और मॉडिफाई कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो क्लोज है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। छठा देखते हैं कि सभी छात्र जो कि कक्षा 12 में पढ़ते हैं भ्रमण पर जाएंगे। इट मीन्स कौन जाएंगे? हु का आंसर आएगा कौन जाएंगे? वो सभी छात्र जो कि कक्षा 12 में पढ़ते हैं वो सब जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी जो क्लोज है वो हमारा जवाब आ रहा है हु का। तो इट मीन्स ये पूरे शब्द मिलकर सब्जेक्ट होंगे। तो अब तक आपके ये तो क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट केवल मात्र एक शब्द नहीं हो सकता, ये कई रूप में आ सकता है। क्लोज में आ सकता है, एक शब्द में आ सकता है, कंपाउंड में आ सकता है यानी कि दो मिलकर, या फिर ये एक फ्रेज के रूप में भी आ सकता है। आगे देखते हैं कि सभी छात्र जिन्होंने स्कूल ड्रेस पहनी हुई है परीक्षा देने जा रहे हैं। तो इट मीन्स परीक्षा देने कौन जा रहे हैं? सभी छात्र जिन्होंने स्कूल ड्रेस पहनी हुई, ये सभी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं। इट मीन्स ये इसका सब्जेक्ट होगी पूरी लाइन। आठवां देखते हैं, रोहित जो कि कक्षा में बहुत बोलता था वो फेल हो गया। इट मीन्स कौन फेल हुआ? जो कौन का जवाब देगा? रोहित। लेकिन रोहित की क्वालिटी क्या थी कि वो बहुत कक्षा में ज़्यादा बोलता था, तो ये भी इसी के साथ जुड़ के आएगा। तो ये पूरा मिलकर सब्जेक्ट का निर्माण करेंगे। तो ये तो हो गए सब्जेक्ट, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो वाकई सब्जेक्ट की परिभाषा में नहीं आते लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर काम आते हैं। जैसे वहाँ पर 20 कमरे हैं, अब यहाँ पर वहाँ देयर होगा, वहाँ को बोलेंगे हम देयर। देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन हम अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखते हैं
देयर आर 20 रूम्स। तो यहाँ पर ये स्थान सब्जेक्ट का है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आती है, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर काम आ रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे और देखते हैं। एक बार एक हाथी था, तो हम इसको लिखेंगे वंस देयर वाज एन एलिफेंट। अब यहाँ पर वंस देयर ये सब्जेक्ट की परिभाषा में नहीं आते, लेकिन स्थान सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पर हम इसको काम में लेते हैं। आगे देखते हैं। गंदी बस्ती के बच्चे वंचित जीवन जीते हैं। अब जीवन कौन जीते हैं, तो कौन का जवाब आ रहा है, बच्चे। लेकिन बच्चों की क्वालिटी क्या है, गंदी बस्ती के बच्चे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा गंदी बस्ती के बच्चे। इस तरह से हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। अब आगे देखते हैं कि मेन वर्ब क्या होगी। सेंटेंस में मेन वर्ब को कैसे ढूंढेंगे। तो मेन वर्ब की परिभाषा सीधी सी है कि वाक्य में किया गया कोई भी कार्य हमारी मेन वर्ब होगी। ध्यान दें, कार्य, कोई भी कार्य होगा वो हमारी मेन वर्ब होगी। और इस मेन वर्ब की अवस्थाएं होती है 3। इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और ये हमें ग्रामर से या अन्य किताबों से ही याद करनी पड़ती है। इसका कोई ट्रिक नहीं है कि एक ही ट्रिक में सारी याद हो जाए। इट मीन्स ये हमारा मसाला हो गया, इसको हमें याद करना पड़ेगा। अब इसके साथ जुड़ी हुई है हेल्पिंग वर्ब्स, जो इसका समय बताएगी। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो फिक्स हैं और इनके हिंदी अनुवाद हम कर लेंगे, इनके हिंदी अनुवाद देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम यूँ कहें कि वह अभी खेल रहा है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, तो किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है, लेकिन ये तो हिंदी में है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो इसको अंग्रेजी में इज कहेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, बिल्कुल पता चलेगा। हम इसकी लिस्ट देखते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब्स के किस तरह से ट्रांसलेशन होता है। तो हम एक बार देखते हैं लिस्ट सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स की। तो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स की लिस्ट, और इस लिस्ट में एक साइड तो है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी साइड उसका हिंदी अर्थ, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें अप्लाई होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम डू। डू हमारी प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, और इसका अर्थ होता है ते हैं, ता हूँ और ती हूँ। इट मीन्स किसी हिंदी वाक्य के अर्थ लास्ट में वह और हम कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं। तो हिंदी वाक्य के अंत में यहाँ पर आया ते हैं, यानी किसी काम के साथ में अगर ये शब्द जुड़े हुए आते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी डू। हालांकि साधारण वाक्यों के अंदर डू और डज हम नहीं लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव वाक्य में ये प्रयोग में होगा। अगर हम कहते हैं कि मैं कक्षा 7 में नहीं पढ़ता हूँ, तो नहीं पढ़ता हूँ यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो लास्ट में ताहू आ रहा है। तो इस वाक्य को बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग करना होगा। सेकंड देखते हैं हम डज। डज का मतलब होता है ता है और ती है। जैसे वह कक्षा 10 में पढ़ती है, तो पढ़ती है तो हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी डज, लेकिन साधारण वाक्य में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे कि वह कक्षा 10 में नहीं पढ़ती है, तब इसका प्रयोग होगा। तो इन दोनों हेल्पिंग वर्ब से डू और डज का या तो नेगेटिव में प्रयोग होगा या प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयोग होता है। अगली हेल्पिंग वर्ब देखते हैं इज़। इज़ का मतलब है होता है और होती है तो बिल्कुल सामान्य है, सबको पता होना चाहिए या होगा, लेकिन ये होता है और होती है थोड़ा स्पेशल है। जैसे हम अगर सेंटेंस लेते हैं, गाय का रंग सफ़ेद होता है, तो यहाँ पर ये जो होता है ये पूरी एक हेल्पिंग वर्ब है और इसको हम बोलेंगे ही इज़। तो हम लिखेंगे द कलर ऑफ काउ इज़ वाइट। नेक्स्ट है एम। एम का मतलब होता है हूँ, ये कहीं पर भी आए एम का मतलब हुई होता है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, तो हम लिखेंगे आई एम ए बॉय, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पर काम है और काम के अंदर ता हूँ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम एम का प्रयोग न करके हम सिर्फ लिखेंगे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं आर।
तो ये आर जो है इसकी बहुवचन फॉर्म है और इसका मतलब होता है हैं या होते हैं। इसके बाद लेते हैं हम हैज़, और हैज़ का मतलब है या है, ये है, चुका है और चुकी हैं। ये हिंदी वाक्यों के लास्ट में आते हैं, जैसे मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो लास्ट में आया या है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़। और इस हैज़ और हैव दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब V3 का प्रयोग करते हैं, V3 का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद देखते हैं हैव, तो हैव का इसकी बहुवचन है, हैज़ की बहुवचन हैव, और यहाँ पर या है, ये है, तो यहाँ पर है ये हैं या चुके हैं। इसके बाद देखते हैं हम हैज़ बीन। हैज़ बीन में से रहा है, से रही है, सिंगुलर है, एक वचन हेल्पिंग वर्ब है, और हैव बीन इसकी बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसका मतलब होता है से रहे हैं। अब यहाँ से का मतलब है इसमें कोई टाइम आएगा, इट मीन्स जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से ये काम मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार के जब वाक्य हों तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग होगा। हैज़ बीन हैव बीन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये पूरी की पूरी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो होती है प्रेजेंट टेंस की। नेक्स्ट देखते हैं डिड। अब डिड के अंदर इतने सारे आते हैं, आ, ई, ए, या, ये, या, अथवा आई, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। और इसके साथ में अगर ता था, ती थी, ते थे, अगर ये भी आते हैं तो वो सारे के सारे डिड का ही रूप होते हैं। ये होते हैं जैसे हम कहें वह वहाँ गया, तो लास्ट में आया गया, तो गया में जो या आ रहा है ये सेकंड फॉर्म को शो करता है, यानी डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन इस डिड का प्रयोग भी हम सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों में नहीं करते। इसके स्थान पर हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं, जहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं करेंगे वहाँ पर हमेशा वी सेकंड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये आई, ये को समझ लेते हैं। ये पूरी की पूरी जो शॉर्ट फॉर्म है आ, ई, ये, या, ये, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आई, ये याद करने के लिए। अब अगर सेंटेंस हो कि मैं वहाँ पर गया था, तो या प्लस था भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर नेगेटिव होगा कि मैं कल स्कूल नहीं गया था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिड प्लस नॉट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ना अगर डिड का प्रयोग करेंगे हम, तो डिड का प्रयोग या तो प्रश्नवाचक वाक्य में होगा या फिर नॉट के साथ होगा, तो हम इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अदरवाइज अगर डिड का प्रयोग नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वाज। वाज का मतलब है था या थी। जैसे वह खेल रही थी या अनुज खेल रहा था, तो जो लास्ट में था या थी आते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी वाज। बहुवचन है वाज की वर, और इसका मतलब होगा थे। हेड अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसका मतलब होता है चुका था, चुकी थी या चुके थे। इसमें एक वचन बहुवचन नहीं होता है, इसमें सभी एक ही साथ आएंगे, जैसे आई के साथ भी, वी के साथ भी, दे के साथ भी, सबके साथ हेड आएगा। अगर हमारा हिंदी वाक्यों के लास्ट में ये शब्द आते हैं तो। इसके बाद आता है हेड बीन। हेड बीन का मतलब होता है से रहा था, यानी वक्त आ जाता है, इसमें टाइम आ जाता है, टाइम से जुड़ा हुआ होता है ये वाक्य। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। ये आईएनजी इसलिए करते हैं क्योंकि आईएनजी का मतलब ही रहा, रही या रहे होते हैं। तो इनको जो वर्ब में जब हम जोड़ते हैं तो उस कार्य के अंदर रहा, रही जोड़ने पर हमें आईएनजी अंग्रेजी में जोड़ना होता है। तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब थी पास्ट टेंस की। अब आता है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर सिंपल देखते हैं, तो विल और शेल उसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और इनका मतलब होता है गा, गी, के। मतलब सेम है, लेकिन शेल जो है वो आई और वी के साथ प्रयोग में हम लेते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है विल बी, शेल बी। इसका मतलब होगा रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। ये हिंदी वाक्यों के लास्ट में अगर शब्द आते हैं तो हमें ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी है। नेक्स्ट है विल हैव और शेल हैव। अगर हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका होगी, चुके होंगे, चुका होगी, अगर इस तरह के वाक्य आते हैं तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव, शेल हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये थे हमारे फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। अब इनके बाद आती है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करती है, लेकिन ये कुछ हद तक अन्य जगहों पर भी काम करती है। जो कंडीशन
कंडीशन बताएगी या फिर मूड बताएगी, योग्यता बताएगी। इस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कैन। सबसे पहले कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं। इन सभी हिंदी जो शब्द हैं इनका मतलब होगा कैन अंग्रेजी में, और ये शो करते हैं योग्यता को। जैसे मैं बहुत तेज़ पढ़ सकता हूँ तो आई कैन रीड वेरी फास्ट। इस प्रकार से हम करते हैं। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कुड, कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे। जैसे मैं वहाँ जा सकता था लेकिन मैं गया नहीं, तो यहाँ इस सेंटेंस को हम लिखेंगे आई कुड गो देयर बट आई डिडंट गो। ये भी शो करता है योग्यता को। इसके बाद आ जाता है मैं, और मैं का मतलब भी होता है सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुमान लगाने के लिए, अनुमति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या मे आई गो सर, क्या मैं जा सकता हूँ, तो ये अनुमति के लिए होता है। या फिर यूँ कहें कि आज मौसम बिगड़ सकता है, ये अनुमान है। तो टुडे द वेदर मे बी स्पॉइल, बिगड़ सकता है या ख़राब हो सकता है, तो ये अनुमान लगाने के लिए हम मे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब है शुड। शुड का मतलब है चाहिए। ये सलाह देने के लिए या किसी से कोई काम करवाने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में काम में लेते हैं शुड, और शुड का ही स्ट्रॉन्ग रूप है मस्ट, कि ये काम तो होना ही चाहिए। तो जब करना ही चाहिए, करना ही होगा, इस तरह के सेंटेंसेज में लास्ट में आते हैं तो हमें मस्ट का प्रयोग करेंगे, और साधारण रूप से चाहिए का प्रयोग करेंगे शुड का। जैसे हमें पढ़ना चाहिए तो हम लिखेंगे वी शुड स्टडी, लेकिन हमें जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करना ही चाहिए तो हम लिखेंगे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट है हैव टू, हैड टू। हैव टू प्रेजेंट फॉर्म है, हैड टू पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है पड़ता है। ऐसा काम जो मजबूरी में करना पड़ता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हैव टू। जैसे मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। अब इच्छा तो नहीं है स्कूल जाने की, लेकिन मुझे जाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। ऐसे कार्यों के लिए हम हैव टू का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हम लिखेंगे आई हैव टू गो स्कूल, कि मुझे स्कूल जाना ही पड़ता है। अब हैड टू इसकी पास्ट फॉर्म है कि ऐसा काम करना पड़ता था। जैसे मुझे रोज़ जल्दी उठना पड़ता था, तो यहाँ पर ये मजबूरी है, इसलिए हम लिखेंगे आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है विल हैव टू। ये इसी की फ्यूचर फॉर्म है कि ऐसा करना पड़ेगा। अब अगर हमें समय पर स्कूल जाना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू का प्रयोग हम करते हैं। और लास्ट में नीड नॉट, ये भी एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और इसका मतलब है आवश्यकता नहीं है। जैसे कल छुट्टी है, तुम्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का रूप में हम नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में अंत में आईएनजी, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है रहा, रही, रहे, और ये जुड़ती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और इसका मतलब होता है जो कार्य, जिस कार्य में ये जुड़ी है उस कार्य में रहा, रही का अर्थ आ जाएगा। जैसे पढ़ रहा, अगर पढ़ रहा हमें लिखना हो तो हमें लिखना पड़ेगा रीडिंग। और अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब हम जोड़ देते हैं इज़, तो इसका मतलब है पढ़ रहा है या पढ़ रही है। लेकिन अगर इसके आगे हम शी जोड़ देंगे तो अब डेफिनेटली ये हो जाएगा शी इज़ रीडिंग, तो यानी वह पढ़ रही है। तो इनके एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि हम कैसे मालूम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी। तो सीधी सी बात है, जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं, यानी कि हैज़ है, हैव है, हैड है, विल एंड शेल हैव, इन सब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सभी मॉडल्स यानी जिसमें कैन है, कुड है, शुड है, इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और सभी कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो या कंटिन्यूस हो, उन सभी के साथ हम इज़, एम, आर या वाज, वर, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी। अब लास्ट में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस तरह से ढूंढेंगे हम? तो ऑब्जेक्ट हम इस तरह ढूंढेंगे, इसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका कि वाक्य की क्रिया से हम प्रश्न करें, क्या से, इट मीन्स व्हाट से, अथवा किसे, इट मीन्स होम। इन दोनों प्रश्नवाचक शब्दों का जो उत्तर आएगा वो हमारा
ऑब्जेक्ट होगा। या हम देखें कि पर्सन की थर्ड फॉर्म हमेशा ही ऑब्जेक्ट होती है। जैसे अगर वाक्य में आ जाए मुझे, हमें, तुम्हें, उसे, उनको, तो ये हमेशा ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यानी इनको अगर ये शब्द आते हैं तो फिर हमें कहीं पर भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब हम इन कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उन सेंटेंसेस के द्वारा ही हम इसको समझने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम सेंटेंस में देखते हैं कि वह गणित पढ़ रहा है। तो हम पढ़ना यहाँ पर वर्ब है, इससे प्रश्न करते हैं क्या से। तो क्या बनेगा प्रश्न, क्या पढ़ रहा है, उत्तर क्या आएगा, क्या पढ़ रहा है, गणित। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर गणित, ये शब्द हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आज आगे देखते हैं, उसने आज मुझे 20 रसगुल्ले खिलाए। अब यहाँ पर खिलाना वर्ब हो गई। वर्ब से पूछते हैं हम क्या से, क्या खिलाए, आंसर आया रसगुल्ले। तो हमारे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ये शब्द। लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्ट और है, यानी कि होम। इट मीन्स किसे शब्द। अगर हम किसी से प्रश्न करते हैं तो फिर हमारा आएगा किसे खिलाए, मुझे। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि एक वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो हमें पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ड है मुझे और हमें, ये सब के सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अगला सेंटेंस, मैंने उसको उपहार स्वरूप एक किताब दी जो कि रामफूल द्वारा रचित थी। तो यहाँ पर व्हाट से प्रश्न करेंगे, वर्ब देखेंगे पहले। तो वर्ब है यहाँ पर दी यहाँ पर लास्ट में ई आ रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी क्योंकि आई ए में से आ रहा है, और यहाँ पर वर्ब है देना। अब यहाँ से प्रश्न करेंगे हम व्हाट, क्या दी, तो एक किताब दी। तो अब इस किताब के साथ उसकी जो क्वालिटी है कि किताब तो दी, लेकिन कौन सी, जो कि रामफूल द्वारा रचित थी, ये भी इसी के साथ जुड़ेगा। जिस तरह से सब्जेक्ट में फ्रेज साथ में जुड़ी हुई थी, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट की क्वालिटी जो है वो भी साथ में जुड़कर आएगी। तो ये ऑब्जेक्ट है वो बनेगा किताब जो कि रामफूल द्वारा रचित थी। इट मीन्स बुक विच वाज रिटन बाय रामफूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ से लेकर किताब, ये दी तो वर्ब हो जाएगा, किताब जो कि रामफूल द्वारा रचित थी, ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सभी अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। सभी ऑल अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। तो हम प्रेम करना यहाँ पर वर्ब है। प्रश्न पूछते हैं व्हाट से, क्या करते हैं, हमारा कोई उत्तर नहीं है। तो फिर हम अब नेक्स्ट है होम, कि प्रेम तो करते हैं लेकिन किसको करते हैं, होम यानी किसको। तो आंसर आएगा अपने बच्चों को। तो अपने बच्चों को हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसने मुझे बर्फ़ जैसा ठंडा शरबत पिलाया। पिलाना यहाँ पर वर्ब है। क्या पिलाया, आंसर आएगा शरबत, ये पिलाया। लेकिन इसकी क्वालिटी कैसी थी कि बर्फ़ जैसा ठंडा था। तो ये बर्फ़ जैसा ठंडा शरबत पूरा का पूरा मिलकर हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर है कि वह हंस रहा है। हंसना यहाँ पर वर्ब है। पूछेंगे क्या हंस रहा है, कोई जवाब नहीं है। किसे हंस रहा है, तब भी कोई जवाब नहीं है। तो इट मीन्स इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट हो ही हो। नेक्स्ट है वह गा रहा है। तो यहाँ पर वह गा रहा है। अब यहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं, गाना यहाँ पर वर्ब हो गई। क्या गा रहा है, कोई जवाब नहीं है। किसे गा रहा है, किसको गा रहा है, कोई जवाब नहीं है। तो इट मीन्स इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें कि वह गीत गा रहा है। अब गाने से अगर हम प्रश्न करें कि वह क्या गा रहा है, तो हमारा जवाब आएगा गीत। इट मीन्स यह शब्द इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर कौन गा रहा है तो हमारा जवाब होगा वह, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वो क्या काम कर रहा है, तो इसमें काम आया है गाना, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगी। और रहा है, देखो इसमें पूरे है, रहा को हम बोलेंगे आईएनजी, है को बोलेंगे हम एज। सबको एक क्रम में जमा देंगे
तो ये हमारा अच्छा सेंटेंस बन जाएगा कि ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से हमारा ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो इंग्लिश सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, केवल हमें कुछ ये चीज़ें याद करनी होगी। हम आज 25 पाठ याद करेंगे। अब यहाँ पर क्या याद करेंगे? 25 पाठ, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। रश्मि बहुत ही शानदार एवं चमकीले कपड़े पहनती है। तो लास्ट में क्या है? ती है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसकी डज। लेकिन इस वाक्य में हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक साधारण वाक्य है। अगर ये वाक्य इस तरह होता कि रश्मि बहुत ही शानदार एवं चमकीले कपड़े नहीं पहनती है, तब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करते। अब रश्मि बहुत ही शानदार एवं चमकीले कपड़े पहनती है, तो इसका व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, क्या पहनती है? तो हमारे पास जवाब आएगा कपड़े। लेकिन कपड़ों की क्वालिटी है कि वह बहुत ही शानदार और चमकीले हैं, तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट होगा ये। पूरे जो शब्द मिलकर ये जो फ्रेज है, ये इस फ्रेज को पूरी को ऑब्जेक्ट के रूप में हम काम में लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आज अंग्रेजी वाली मैडम ने मुझे एवं मेरे प्रिय दोस्त को बहुत पीटा। तो हम इसमें जो वर्ब है वो है पीटना। अब क्या पीटा? क्या पीटा का कोई जवाब नहीं है, तो दूसरा देखते हैं किसको पीटा। तो हमारे पास जवाब आएगा मुझे एवं मेरे प्रिय दोस्त को। तो इट मीन्स ये जो शब्द हैं ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट हैं, यानी दो एक से अधिक मिलकर शब्द मिलकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। और जब हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह इसको हम रखेंगे। तो अब एक सेंटेंस हम बना के देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो हम इस सेंटेंस को ही बनाते हैं। सबसे हम आज 25 पाठ याद करेंगे, तो हमें ढूंढना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीज़ों को हम ढूंढना है और इसी क्रम में हमें जमा देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन का जवाब देगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्ब, काम क्या है? याद करना। कौन याद करेगा? हम। सब्जेक्ट हो गया तो हम लिख देते हैं वी। इसके बाद लास्ट में देखते हैं गे को हम लिखते हैं शेल। अंग्रेजी में कहेंगे शेल हेल्पिंग वर्ब, तो वी शेल। इसके बाद मेन वर्ब है यहाँ पर याद करना। तो याद करने वो पाठ याद करते थे उसको बोलते हैं हम लर्न, तो वी शेल लर्न। अब ये जो बचे हुए शब्द हैं सबसे लास्ट में, तो 25 लेसन्स और ये टुडे। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। बहुत सारे सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में बना के देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमने सीखा सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, हेल्पिंग वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करें और ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें। मेन वर्ब्स आपको याद करना ही है। इन तीनों चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई करना सीखा और इनको इस क्रम में जमाने से हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। उम्मीद है कई सारे डाउट्स तो आपके क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।